सेठ तोलाराम ने नाम के अनुसार तौलकर दौलत तिजोरी में भर रखी थी। दौलत इतनी कि गिनती भूल जाए गिनते गिनते। नगद, बैंक बैलेंस, अनगिनत चल और अचल संपत्ति। लेकिन एक बात थी कि उन्होंने अपनी अंटी में अधिकांश दौलत दबा कर रखी हुई थी। आयकर बचाने के चक्कर में थोड़ी बहुत बच्चों के नाम कर दी, फिर भी अपने नाम बहुत थी। तोलाराम के 6 बच्चे, 3 पुत्र और 3 पुत्रियां, सबके आगे बच्चे और पोते पोतियां। तोलाराम चौथी पीढ़ी अपने सामने फलती फूलती देख रहे थे। उम्र 90 की हो गई, शरीर दुर्बल हो गया, अब अधिक काम नहीं कर पाते थे। दुकान भी जाना छोड़ दिया, घर पर ही रहते थे। अधिकतर आराम करते थे, सोते अधिक थे, जागते कम थे। शरीर कमजोर हो गया, परंतु आवाज में दम था। आवाज 90 की उम्र में पूरी कड़क थी। लाठी के सहारे से चलते थे, फिर भी अपनी वसीयत नहीं लिखी। बच्चे कुछ इस विषय में कुछ कहते तब बुढ़ा तोलाराम भड़क जाते और कड़क आवाज में डांटते। सामने तो नहीं, पीठ पीछे बच्चे बाप तोलाराम की बुराई करते कि मरकर अपने साथ लेकर जाएगा बुढ़ा। वसीयत लिख दे, नहीं तो आपस में लड़ाई करवाएगा। उम्र का तकादा हुआ और तोलाराम बीमार हुए और खाट पकड़ ली। 4 महीने से अस्पताल ही दूसरा घर बन गया था और एक दिन तोलाराम ने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तोलाराम के मरने पर सभी बच्चे एकत्रित हो गए। एकत्रित क्या हुए, वो सब तो जमघट लगाकर 4 महीने से इस ताक में थे कि कब बुढ़ा सरके और संपत्ति का बंटवारा हो। वैसे तो बच्चों ने लगभग तय कर ही रखा था कि किस संपत्ति का मालिक कौन होगा। फिर भी वसीयत न होने पर हर किसी के मन में ये खटक रहा था कि कोई खटपट ना हो जाए, ना जाने कौन अपनी बात से मुकर जाए। अस्पताल में तोलाराम ने अंतिम सांस ली। रात के समय मृत्यु हुई। अंतिम संस्कार दिन में होते हैं, अतः मृत्यु शरीर को घर लाया गया और अगले दिन सुबह 10 बजे शमशान में अंत्येष्टि का कार्यक्रम तय हुआ। तोलाराम के 3 बेटों में से 2 विनय और भोलाराम अस्पताल में थे और तीसरा बेटा करण टूर पर था। उसने फोन किया कि अंतिम संस्कार उसके आने के बाद ही किया जाए, वह सुबह घर आ जाएगा। करण ने सुबह 6 बजे की फ्लाइट की टिकट बुक कराई। 8:30 बजे करण घर पहुंच गया। विनय और भोलाराम ने करण से कहा कि पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो, फिर शमशान ले जाकर दाह संस्कार किया जाए। दर्शन हो गए, अब मुझे संपत्ति के कागजों के दर्शन कराओ जो मुझे मिलेगी। करण ने पिता के मृत शरीर पर एक नजर डालते हुए कहा। करण, दाह संस्कार के पश्चात बैठकर बांट लेंगे, हम सभी यही हैं। भाई बहनें और जीजा सबकी आपसी सहमति से बंटवारा हो जाएगा, सभी की यही इच्छा है, विनय ने कहा। विनय अपने नाम के अनुरूप बहुत विनम्र स्वभाव के थे, जबकि भोलाराम और करण तेज और उग्र स्वभाव के थे। करण विनय की बात से सहमत नहीं हुआ। भाई, लाश कोई गल सड़ तो नहीं रही, फिर इतनी जल्दी मत करो, घंटे 1.5 घंटे बाद दाह संस्कार हो जाएगा। पहले मुझे ये बता दो कि मेरे हिस्से कौन सी संपत्ति है। इसमें सोचने की कोई अधिक बात नहीं है, हम 3 भाई हैं, बराबर 3 हिस्से हो जाएंगे, विनय ने तुरंत कहा। इतना सुनकर करण का खून खौलने लगा और गुस्से 7वें आसमान पर पहुंच गया। सारा काम तो मैं करता हूँ, हमेशा टूर पर मैं रहता हूँ, कभी देश में और कभी विदेश में। भाई तुम करते क्या हो? किताबें काली करते हो, पता नहीं क्या लिखते रहते हो। करण बौखला गया। सबका बराबर का योगदान है। मैं हर तरह के करों को बारीकी से देखता हूँ कि कहाँ इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बचानी है, नहीं तो टैक्स के बोझ में सारी आमदनी निकल जाए। ये काम सबसे मुश्किल काम है, इस काम को कम मत आंको। विनय ने बहुत विनम्रता से कहा। अगर मैं मार्केट ना बनाऊं तो तुम काम क्या करोगे? मेरे काम के बाद तुम्हारा काम शुरू होता है, इसलिए मुझे अधिक चाहिए। ये कोठी, फार्म हाउस
और एक्सपोर्ट वाली फैक्ट्री मुझे चाहिए। पहले कागज पर लिख मेरे नाम करो, दाह संस्कार बाद में होगा। करण बहुत गुस्से में बोला। विनय ने करण का गुस्सा देख बहनों और जीजों से कहा कि दाह संस्कार को प्राथमिकता दें। संपत्ति का बंटवारा शमशान से आकर सबसे पहले करेंगे। सब लोग सुन लो, नामकरण जरूर है, मगर दानवीर नहीं हूं कि अपने हिस्से की संपत्ति तुम लोगों में बांट दूं। एक बार लाश को फूंक दिया, फिर किसके दिमाग का क्या मालूम कहाँ फिर जाए। मुझे मेरे हिसाब से बंटवारा चाहिए। करण के तेवर देख भोला राम भी बीच में कूद पड़ा। मैंने भी भोला नहीं बनना, मुझे भी 3 हिस्से मंजूर नहीं, बंटवारा अभी हो जाओ। करण ठीक कह रहा है, दाह संस्कार बाद में हो जाएगा। करण और भोला राम के तेवर देखकर तीनों बहनों और जीजों ने भी विद्रोह कर दिया कि हिस्से 3 नहीं 6 हिस्से होंगे, उन्हें भी हिस्सा चाहिए। इतना सुन करण बौखला गया। जीजो, अपनी औकात में रहो, हिस्सा मांग रहे हो? लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं होता। हमारे परिवार और समाज में शादीशुदा लड़कियों का कोई हिस्सा नहीं बनता। कान खोल कर सुन लो, 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। संपत्ति का बंटवारा मैं करूंगा। करण की बातें सुनकर घर में हंगामा मच गया। अर्थी को शमशान ले जाने में देर देख घर में एकत्रित रिश्तेदार, जिनमें चाचे, मामे, मौसी के घर वालों के साथ 3 बेटे और बेटियों के ससुराल वाले सम्मिलित थे। सभी ने बंद दरवाजे को खटखटाया, जहां बेटे, बहुएं, बेटियां और जीजा आपस में उलझे हुए थे। रिश्तेदार भी उनकी बहस में कूद पड़े। शाम के 4 बज गए, समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। लड़कियों और जीजों ने भी ऐलान कर दिया कि कानून के अनुसार उनका भी बराबरी का हिस्सा है। विनय ने सबके सामने हाथ जोड़ विनती की, मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार की कोई नहीं सोच रहा। अंधेरा होने के बाद दाह संस्कार नहीं होता। ये झगड़ा तो मुझे नहीं लगता कि समाप्त होगा। अंतिम संस्कार तो करो। विनय की पत्नी ने विनय को एक कोने में ले जाकर कहा, जब किसी को दाह संस्कार में रुचि नहीं है तब उसे क्यों जल्दी है? जो हमारा फर्ज है उसे करते हैं। पिता का अंतिम संस्कार विधि विधान से करना एक पुत्र का कर्तव्य है। फर्ज पूरा करते हैं। जो यहाँ चल रहा है उसका कुछ हल नहीं निकलेगा। कोर्ट में केस वर्षों तक लड़ना पड़ेगा। आपसी रजामंदी नहीं बनेगी। जो जिसके कब्जे में है उसी का रहेगा। कोर्ट का फैसला आने में 10 से 15 वर्ष लग सकते हैं। कोर्ट में जाने का मतलब है दादा केस करे, पोता फैसला पाए। विनय की बात सुन कुछ बुजुर्ग आगे बढ़े। अर्थी को कंधा दिया और शमशान जाकर दाह संस्कार किया। इतने बड़े परिवार के मुखिया के बच्चे संपत्ति को लेकर लड़ रहे थे। अभी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि वकीलों के साथ कोठी पर बैठकर कोर्ट में केस दाखिल करने की रणनीति तैयार हो रही थी। विनय को छोड़ बाकी 2 भाई और 3 बहनें वकीलों के साथ केस तैयार कर रहे थे। चौथे दिन तोलाराम का उठाला सिर्फ औपचारिकता ही था। 5वें दिन कोर्ट में केस दाखिल हो गए। 10वें दिन विनय हरिद्वार में तोलाराम की अस्थियां विसर्जित कर रहा था और बाकी भाई बहन कोर्ट में बहस कर रहे थे। 13वें पर विनय क्रिया संपन्न कर रहा था और कोर्ट ने अंतरिम फैसला दिया कि जो जिसके पास है वो बेचेगा नहीं। अंतिम फैसले तक उसका ही अधिकार रहेगा। क्रिया संपन्न होने के बाद विनय ने पत्नी से कहा, आराम से रहो, केसों की चिंता मत करो। केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। वकील मौज करेंगे और मेरे भाई बहन परेशान रहेंगे। मालूम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम बंटवारे पर फैसले तक कौन जीवित रहता है और कौन क्या पाता है। अभी तो ये घर और फार्म हाउस हमारे पास रहेगा जिन पर करण की नज़र है, क्योंकि हम रह रहे हैं। कोर्ट का भी यही आदेश है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।